नमस्कार, मैं मृणाल राइट टू स्पीच में आपका स्वागत है। मैं मौजूद हूँ मुरादाबाद मंडल में, जो कि उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही चर्चित क्षेत्र है। हालांकि यहाँ की बात करूं तो आसपास के क्षेत्र संभल और फिर अमरोहा, यहाँ की लोकसभाएं पड़ती हैं। अभी लोकसभा के चुनाव हुए हैं। इसी उपलक्ष्य में मैं पहुंचा हुआ हूँ यहाँ पर मुरादाबाद में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। कहीं तक बुद्ध सेन खागी जी के मकान पर यहाँ पर मौजूद हूँ। और फिर इन्हों को राजनीति से हट करके भी एक अन्य प्लेटफॉर्म पर भी लोग जानते हैं, और कितना जानते हैं इसी पर चर्चा करेंगे। हालांकि मैं जो आपसे व्यक्तिगत जो मुलाकात कराने जा रहा हूं, वो एक साहित्यकार पर्सन है, जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अपनी जाति ही नहीं बल्कि समाज को एक वो संदेश दिया है जिसके लिए समाज हमेशा इन्हों का आभारी रहेगा। तो मैं बात करूंगा इन्हों के व्यक्तिगत दायरे की। तो फर्स्ट तो सर, जिस तरीके से आपने साहित्य में योगदान दिया, तो क्या ऐसी पुस्तकें रही, क्या ऐसी सोच रही जिसमें लोगों को कहीं तक आपको पढ़ने की जरूरत है? मैं जब राजनीति में मैंने भाग लिया और भाग लेने के बाद में मेरा ध्यान इधर गया कि इसका प्रचार किस तरह से होएगा। तो मैंने सबसे पहले एक किताब लिखी। उस किताब का नाम था निर्भीक खागी। निर्भीक मानी था निडर के, और निर्भीक मानी ये भी था कि हमने कभी किसी से कोई भीख नहीं मांगी। मैंने इस खागी समाज के लिए खड़गवंशी नाम से भी जाना जाता है, राणा राजपूतों के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन मैं पहले से ही अपना खड़गवंशी खागी और खड़गवंशी लिखा मैंने। अब 1998 में मैंने ये निर्भीक खागी किताब लिखी। उसके बाद में फिर मैंने एक छोटी सी भूल नामक एक किताब लिखी, जिसमें मैंने सामाजिक तौर पर जिक्र करा, समाज के बारे में मैंने बताया, हर तरह से उसको मैंने दर्शाया। वो किताब मेरी लगभग 250 ग्राम वजन की थी। उसके बाद फिर मैंने एक किताब राजनीतिक और हक लिखी। राजनीतिक और हक मैंने किताब इसलिए लिखी कि हमारा वोट तो चला गया, लेकिन राजनीतिक लोगों ने हमारे वोट का हमें हक नहीं दिया। और उसके साथ साथ मैंने ये भी लिखा कि वोट लेते समय इन लोगों ने हमसे छल करा है। छल क्योंकि वोट लेते समय तो इन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि हम आपके समाज की वकालत करेंगे, समाज के पिछड़े वर्ग में कराएंगे, लेकिन इन्होंने उस समय वोट तो हमसे ले लिया, लेकिन हमारी पहचान नहीं कराई, हमें पिछड़े वर्ग में हमको सम्मिलित नहीं करा, जिसकी हमने फाइल पिछड़े वर्ग आयोग में दाखिल की। और पिछड़े वर्ग आयोग में दाखिल करने के बाद में 1998 में हमारा समाज, जो खागी समाज था, पिछड़े वर्ग आयोग में सम्मिलित हो गया। कितने ऐसे लोग रहे जब आपने ये जो पिटीशन जो दायर किया था, तो कितने ऐसे लोग थे जो खड़गवंशी समाज से इसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जैसे कि 84 की बात? इसमें खड़गवंशी समाज के लोग 27-28 लोग थे, जो हम लोग वहाँ पिछड़े वर्ग आयोग में जाते थे, इंदिरा भवन तृतीय तल पे जाते थे, और समाज सब हमारे साथ था। कोई ऐसे एक दो नाम हाईलाइट जो खड़गवंशी समाज में जिन्होंने कहीं तक इस पर जोर दिया? हाँ भाई, हो राम सिंह सरपंच थे, आपके भेमा सुल्तानपुर के गंगा शरण एडवोकेट थे, नहीं हसनपुर से, उसके लिए लीलाधर सिंह थे, मेवाराम कांकरठेर से थे, और आपके राम सिंह जी थे बागड़पुर छोइया, मौर सिंह जी थे ओकपुरा। अच्छा, इतने लोग थे, तो इससे पहले किसी के ये बात संज्ञान में नहीं थी कि कहीं तक हमारे खड़गवंशी समाज को कहीं तक जो एक प्लेटफॉर्म है और जो पहचान मिलती है, इससे पहले पिटीशन दायर करने से पहले ऐसी कोई पहचान नहीं थी आपकी? नहीं, जब उस समय तक हमारी कोई पहचान नहीं थी, पिछड़े वर्ग में हम आते नहीं थे, और राजनीतिक लोग थे, राजनीति भागीदारी नाम मात्र थी, तो इसलिए हमारी पहचान नहीं थी। हमने पहचान बनाने के फिर हम बार बार सोचते रहे
हमने सोचा कि हम किताबों के जरिए से अपनी पहचान बनाएं। हमने लेख लिखना शुरू करा। निर्भीक खागी के किताब के बाद में हमने राजनीतिक हक लिखी। राजनीतिक हक के बाद में फिर हमने एक सोच नामक किताब लिखी। उसके बाद में फिर हमने अपने खादर, जिस खादर के हम रहने वाले थे, उस खादर के ऊपर हमने दर्द का आंसू नामक एक किताब लिखी। वो दर्द का जो आंसू नामक किताब थी, वो एक ऐसी किताब थी कि खादर में जब बाढ़ आती थी तो किसान का कमा कमाया अन्न बाढ़ में सब समेट जाता था। उसमें हमने धार्मिक जगहों को दर्शाया। ब्रज घाट का नाम ब्रज घाट क्यों पड़ा, तिगरी को जो मतलब किसान मेला क्यों कहा गया, गढ़मुक्तेश्वर का क्या मतलब, आसपास के पल्ला देवी और आपके शिव मंदिर आदमपुर और आपका हरि बाबा का बंड, ये हमने अपने किताब में दर्शाया और अनेक स्थान हमने दर्शाए उसमें। इसके बाद फिर हमने एक किताब और लिखी, उसका नाम था घर और गांव और देश। उस किताब के बारे में हमने लिखा कि घर, अपने घर से तो अच्छा घर नहीं है, अपने गांव से अच्छा गांव नहीं है और अपने देश से अच्छा देश नहीं है। उस किताब को भी हमने लिखा, उसका नाम रखा कि अपना घर और अपना गांव। अच्छा, मैं यहाँ पर आप जैसे कि अपना घर और अपने गांव की बात कर रहे हो, आप एक यानी कि यहाँ पर मंडल यानी कि मुरादाबाद में बैठे हो, तो सिमतला जब जाना होता है तो वहाँ ज्यादा संतुष्टि मिलती है यहाँ पर? नहीं, देखिए, हमें तो गांव में ज्यादा मिलती है। गांव में ज्यादा मिलती है। गांव के लोग आज भी आपको कहीं तक सराहते हैं। हाँ, और जितने पुराने दोस्त हैं वो तीज त्योहारों पर गांव में मिल जाते हैं तो दिल हरा भरा हो जाता है। हाँ, गांव की एक बात ही अलग है जी। गांव अलग है, वो हरा भरा है। वहाँ के खेत खलियान, वहाँ के रास्ते, वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ की जलवायु सब हमें ताजा कर देती है। इस तरह से हमारा जो वहाँ का माहौल है, हाँ, तो वहाँ हमारा भाई बंदी, क्योंकि वहाँ हमने किन चीज़ों को देखा है, जहाँ के हम रहने वाले एक बनखड़ है और हमारा जो गांव है वो 2 नदियों के बीच में बसा है। उसमें तरह तरह के जानवर, उड़ने वाले परिंदे, आप वहाँ, यहाँ तक कि जिस वक्त हम जवान थे उस समय में हमारे यहाँ इतना जंगल था कि शेर भी रहता था। शेर भी रहता था, भेड़िया भी रहते थे, गीदड़, सियार, मोर, पपैया, कोयल, सब हरा भरा हमारा क्षेत्र है। वन विभाग गांव। आपने एक समिति भी चलाई थी? हाँ, मैंने उसके बाद एक मैंने खागी विकास समिति का रजिस्ट्रेशन कराया। उसमें क्षेत्र के काफी लोगों को मैंने पदाधिकारी बनाया और उसका विस्तार करा और मैंने उसे उत्तर प्रदेश के स्तर पर भी चलाई, जगह जगह उसके पोस्टर लगाए, पूरा विकास करा। ये मेरा सारा कार्य इसलिए था कि ये समाज की पहचान बने, समाज आगे बढ़े, क्षेत्र को लाभ मिले, इसलिए ये मैंने सारे कार्य करे। लेकिन उसका लाभ कहाँ मिल पाया? यानी कि कहीं तक जो जी समिति का प्रतिनिधित्व अब अगर देखा जाए तो देखो लीडरशिप भी है, सारा कुछ है, मगर लेकिन उसका बोलबाला नहीं। लेकिन जिस वक्त मैंने ये कार्य करा था उस समय समाज अनाथों की तरह भटक रहा था। जिस तरह से खेत का रखवाला कोई नहीं होता है तो समाज का भी रखवाले नहीं थे। मैंने उसमें रोकथाम की कार्य करा। धीरे धीरे उसका जो नेता पैदा होने लगे और जब नेता पैदा होने लगे तो उस समाज की देखरेख होने लगी और लीडरशिप आगे बढ़ने लगी। नहीं, कहीं तक उसमें शराबबंदी का जोर, कहीं तक जो मांस मीट का जोर और कहीं तक उसमें पाखंडवाद पर जोर, ये ज्यादा ही जोर नहीं लगा दिया आपने? नहीं, मैंने इस पर भी लिखा था, दहेज प्रथा पे मैंने लिखा, जो मैंने समिति बनाई, और आपके अंधविश्वास पर भी मैंने लिखा, और मैंने जुआ शराब पर भी लिखा, और मैंने शिक्षा पर ज्यादा जोर दिया। इन चीजों पर लिखा। बाल विवाह के ऊपर भी मैंने लिखा, जो समिति बनाई। और उस समय मेरी एक सोच ये गई थी कि उस समय जो है अंधविश्वास बड़ी मात्रा में था और उस अंधविश्वास की वजह से समाज में के लिए बहुत क्षति होती थी। तो इसलिए जो है ज्यादा
उसका हमको लाभ नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने प्रयास पूरा करा और एक जो किताब जो मैंने लिखी, इसमें मैंने इतनी भाषाओं का ज्ञान करा। आपका जो मैंने इसे हिंदी में भी इसका चैप्टर लगाया, गुजराती में भी इसका चैप्टर लगाया, इसका तेलुगु भाषा में भी लगाया, उर्दू में भी इसको मैंने लिखा। क्या है संदेश? भाषा में भी लिखा। वो सारी भाषाएं हैं, लेकिन संदेश क्या है? संदेश ये है कि मैंने प्रयास करा आगे बढ़ने का। आगे बढ़ने का मेरा मकसद था कि आगे बढ़ा जाए। लेकिन अगर आजकल की युवा पीढ़ी की हम बात करें तो युवा पीढ़ी कहीं तक एक खड़गवंशी समाज को तो कहीं तक महत्व दे रही है, लेकिन खागी समाज को कहती है कि कहीं तक खागी समाज अभद्र भाषा से जो चुना हुआ सब कुछ ऐसे बोलते हैं। तो क्या है इसका जो? नहीं, ऐसा शिक्षा का ना होना इसका कारण था। लेकिन वो तो इतने शिक्षित हो गए हैं कि अब राजपूत लगाने लगे हैं, चौहान लगाने लगे हैं, पता नहीं जिन क्या क्या। आजकल सोशल युग है, सोशल पोस्ट पर आप खुद देखते होंगे कि कहीं तक समाज अपना इतिहास भूल करके उन लोगों को, तो कहीं तक आप विस्तार दीजिए ना इस पे कि कहीं तक क्या वो सही दिशा में जा रहे हैं? नहीं, देखिए, ऐसा हमने एक जो किताब लिखी थी छोटी भूल, उस छोटी भूल में हमारा खास मुद्दा ये था कि गंगा नदी बहती है। गंगा नदी की दूसरी तरफ कुछ गांव बसे हैं, कुछ गांव उत्तर दिशा में बसे हैं, लेकिन खड़गवंशी समाज के जो गांव हैं भारी मात्रा में उत्तर दिशा में हैं और दक्षिण दिशा में 2-3 गांव नाम मात्र हैं। इस बात से ये महसूस होता है कि खड़गवंशी समाज किसी दूसरे समाज का की उपजाति है, किसी दूसरे समाज की उपजाति है। हाँ, और इन घने जंगलों में यहाँ पर जब ये रहने लगे हैं तो इन्होंने नदियों के सहारे रहे हैं, तो ये ज्यादातर इसका इतिहास हाथ नहीं आया। प्रयास करा दूंगा। लेकिन बात करें हम महाराणा प्रताप की, तो कहीं तक महाराणा प्रताप को यानी कि निजी जाति ने संरक्षण न देकर के एक भील समाज ने उनको कहीं तक जो यानी कि संरक्षण दिया और फिर उस आपातकाल से बाहर निकालने का काम करता। वो आपका समाज का नहीं, ये भील समाज के पास वो रहे थे क्योंकि किरा नाम का एक भील था, उसके पास महाराणा प्रताप रहे, वही उन्होंने तीर बनाने सीखे थे। और महाराणा प्रताप का कुल इतिहास ये भी बताया जाता है कि महाराणा प्रताप के 11 रानियां थी, 17 पुत्र थे। तो रानियां सब जो एक समाज की तो थी ना, अन्य समाजों की, तो पता नहीं भाई किस समाज की कौन थी। कहीं वहीं से कोई क्या देख रहे हैं कि खड़गवंशी समाज की उत्पत्ति वहां से देख रहे हैं, या खड़गवंशी समाज को जिस तरीके से जो टेग लगाते हैं राजपूत, ये सही दिशा में जा रहे हैं या फिर गलत दिशा में जा रहे हैं, ये बताइए। देखिए, इनका मेरी अपनी सोच तो ये है कि ये जो है खड़गवंशी समाज वहां तो नहीं है, लेकिन ये महाराणा प्रताप के साथ कहीं ना कहीं रहे हैं। कहीं जी, चाहे वो भील समाज से ही रिलेटेड क्यों ना, कहीं ना कहीं, क्योंकि महाराणा प्रताप के नाम से इनमें जोश आ जाता है। जोश तो इसलिए आता है क्योंकि देखो, आप ये बात भी स्वीकार कर रहे हो कि गंगा की तलहटी में बसा हुआ वो समाज जो कहीं तक यानी कि शिकार पर निर्भर करता था और फिर कहीं तक यानी कि खेतीहार इलाकों से जुड़ा हुआ था, ठीक है, इस चीज को तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, मगर लेकिन उन्हीं परिस्थितियों में महाराणा प्रताप ने अपने जो है यानी कि एक आपातकाल काटा, तो कहीं तक उस चीज से जोड़ करके। लेकिन महाराणा प्रताप इधर नहीं आए थे, वो अरावली की पहाड़ियों में रहे थे। अरावली की पहाड़ियों में रहे थे जी। मतलब लेकिन कहीं तक उत्तर भारत का जो जी बात करें तो उत्तर भारत का जो जी एक अलग से जो उत्साह जो देखा जाता है, कह रहे हैं कि इसका जो जी कहीं ना कहीं कनेक्शन है, तो फिर कनेक्शन को वही बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं मेरी अपनी सोच ये है कि ये इनके जिस तरह से फौजें होती थी और फौजों में जो मतलब हर वर्ग के लोग पैदा हो जाते थे, कोई सिपाही सालार बना, कोई कुछ बना। मान लो महाराणा प्रताप ही थे, उनका जो मतलब सेनापति जो मुस्लिम था हातिम खान, हातिम खान उनका जो सेनापति था। तो फौजों में कुछ ये तो देखना नहीं है कौन किस बिरादरी का, भाई वहाँ तो साहस देखना है, वहाँ कला देखनी है।
अपने समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि कहीं तक जितनी आपने मेहनत की है कहीं तक आप पर रिसर्च होना चाहिए, हालांकि रिसर्च भी हो जाएगा, पर लेकिन क्या संदेश है कि समाज को कहाँ जाने की जरूरत है? समाज के लिए वर्तमान की स्थिति में तो ये है भाई, शिक्षा में तो ये आगे बढ़ाइए हैं। अब शिक्षा में भी आगे बढ़ा है, अपने कार्य भी अच्छा कर रहा है, बच्चों को पढ़ा लिखा रहा है। और मैं इस पॉइंट पर ज़्यादा मुतमिन नहीं होता कि दूसरा जो पॉइंट है और उसे मैं कुछ उसके विषय में कुछ बोलना नहीं चाहता। तो देखिए, ये थे हमारे साथ में साहित्यकार कहे जा सकते हैं, राजनीतिज्ञ कहे जा सकते हैं, जबकि किसी क्षेत्र में एक विकास को पिरोने के लिए जिस समाज को इन्होंने उत्साहित किया, जिस समाज को कहीं तक यानी कि एक प्रोत्साहित कह सकते हैं, एक प्रतिनिधित्व को किस तरीके से मजबूत करने का जो काम किया, अपना व्यक्तिगत दायरा भी इन्होंने बढ़ाने का काम किया और एक समाज को कहाँ से उठा करके कहाँ पर आज जो पार्टियां परहेज करती थी, जो पार्टियां ये कहती थी कि ये समाज कुछ नहीं कर सकता, आज उस समाज का प्रतिनिधित्व बड़े उच्च स्तर पर साफ तौर पर देखने को आपको मिल सकता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। तो देखिए, राजनीति जो शुरुआत जो होती है वो 90 के दशक से जो कहीं तक खड़गवंशी समाज की राजनीति दखल देती है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और 98 में ये ओबीसी वर्ग में लागू हो जाने के बाद में एक प्रतिनिधित्व जो जी तैयार करती है, चाहे वो मंत्री पद रहा हो या फिर हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से महेंद्र सिंह खड़गवंशी का विधायक रहना, या फिर ब्लॉक खंड प्रमुख, या फिर इलेक्शन जो कि जिला पंचायत के स्तर पर रहते हैं। बहुत सारी जगह पर हमें खड़गवंशी समाज में लगातार जाने का काम कर रहे हैं। हालांकि इतिहास तो कुछ और ही कहता है, सब लोग अपने अपने तरीके से बताते हैं, लेकिन सच तो यही है जो कि अभी करंट के जो पन्नों में जो दर्ज है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कहीं तक बीपी सिंह की सरकार कल्याण सिंह की सरकार हुआ करती थी, और जब कहीं तक इन्हों को यानी कि बसपा मूवमेंट के जरिए जब 84 की पिटीशन को 98 में ओबीसी वर्ग में खड़गवंशी समाज और अन्य कुछ वर्गों को जोड़ने का काम करा था ओबीसी समाज के तहत, तो तब से लीडरशिप का आज तक ये स्तर पर बड़े स्तर पर देखा गया है। तो फिर बने रहिए मृणाल के साथ में, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।